आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल एंड रिलैक्सेशन। तो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक हम एक बार देखते हैं कि ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर कैसा है। ब्लड वेसल में मेनली 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका इंटीमा इनरमोस्ट लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया विच इज द आउटरमोस्ट लेयर। टॉकिंग अबाउट ट्यूनिका इंटीमा में सबसे पहले हमारे हैं एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल के बाद हमारी आएगी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं अपनी सेकेंड लेयर में जो कि है ट्यूनिका मीडिया। ये वो लेयर है जिसमें कि स्मूथ मसल के सेल्स हैं, एसएमसीज, स्मूथ मसल सेल्स, और इसको सराउंड करते हुए फिर से है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ट्यूनिका मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्यूनिका मीडिया की इंपॉर्टेंस ये है कि यही वो लेयर है जिसके जब स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर रिलैक्स होंगे तो इस कॉन्ट्रैक्शन या इस रिलैक्सेशन से ओवरऑल वैस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी। नाउ कमिंग टू थर्ड लेयर जो कि है ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। इसमें है ऑटोनोमिक नर्व एंडिंग्स, इसी में है स्टेम सेल्स या फिर प्रोजेनाइटर सेल्स, और इसी में है फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट। ये था एक जनरल ओवरव्यू अबाउट द ब्लड वेसल। अब हम बात करते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ वेजो डायलेशन। तो ये कैसे होता है? यहां पे हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक वेजो डायलेशन की। हम जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन सबसे पहले जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो एसिटाइलकोलिन आएगा, और एसिटाइलकोलिन जो होगा ये एंडोथीलियम के सरफेस पर एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा, M3, उसका टाइप है M3। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज अ वास्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स जिसमें एक टाइप का रिसेप्टर है M3। तो एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि M3 टाइप का है उसके साथ। इस बाइंडिंग से जो एंडोथीलियल सेल की मेम्ब्रेन पर ही एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज सी, वो फॉस्फोलाइपेज सी कन्वर्ट करेगा PIP2 फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल डाइफॉस्फेट। फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल डाइफॉस्फेट को ये कन्वर्ट करेगा IP3 प्लस DAG में। IP3 का फुल फॉर्म है आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट विल वर्क एज अ सेकेंडरी मैसेंजर ओवर हियर। ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा? ये जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम का बैग है उसमें से कैल्शियम कराएगा रिलीज। इस कैल्शियम रिलीज के बाद द कैल्शियम विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद कैलमोडुलिन विच इज कॉल्ड कैल्शियम एंड कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेज एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करेगा। इस एंजाइम की प्रेजेंस में अर्जिनिन कंबाइंड विद O2 ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सिट्रुलिन। हमारे पास एंडोथीलियम के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बन चुकी है एंड दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज गोइंग टू बी अ पोटेंट वेजोडाइलेटर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज करेगी एंडोथीलियम से, कहां पर? ट्यूनिका मीडिया में। क्योंकि ट्यूनिका मीडिया में क्या है? स्मूथ मसल सेल, एंड एज वी नो कि इसी स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से वैस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। यानी कि इफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ पोटेंट वेजोडाइलेटर तो उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो दिखना चाहिए किस पर? ट्यूनिका मीडिया पर। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथीलियल के सेल से डिफ्यूज होकर आ गई हमारे स्मूथ मसल के स्मेल में, स्मूथ मसल सेल्स में जो कि है ट्यूनिका मीडिया में। वहां पर इसने क्या किया? वहां पर इसने ग्वानाइलेट साइक्लेज GC को कन्वर्ट किया इसके एक्टिव फॉर्म में। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड आफ्टर डिफ्यूजिंग फ्रॉम एंडोथीलियम टू द स्मूथ मसल सेल इन द ट्यूनिका मीडिया एक्टिवेट्स द डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्वानाइलेट साइक्लेज। The activated form of guanylate cyclase will convert GTP into cyclic GMP. This cyclic GMP will in turn activate the enzyme protein kinase G. अब इस प्रोटीन काइनेज जी के कुछ फंक्शंस हैं। प्रोटीन काइनेज जी के फंक्शन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ये जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है स्मूथ मसल सेल में, जो कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड कैलमोडुलिन। कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में मायोसिन लाइट चेन काइनेज विल कन्वर्ट इनटू मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेटेड फॉर्म।
दिस एक्टिवेटेड फॉर्म काइनेज, काइनेज का काम है फॉस्फोरस जोड़ना, टू ऐड फॉस्फोरस. दिस एंजाइम विल ऐड फॉस्फोरस टू मायोसिन लाइट चेन. मायोसिन में चेन्स होती है, हैवी चेन एंड लाइट चेन. मायोसिन लाइट चेन in the presence of activated myosin light chain kinase will be converted into myosin light chain phosphorylated form. अब क्योंकि ये phosphorylated form है, इसमें एनर्जी है, तो यही एनर्जी बाद में काम आएगी किसमें? ये एनर्जी काम आएगी बाद में मायोसिन की लाइट चेन और एक्टिन की बाइंडिंग में. अगर ये phosphorylated form नहीं होती तो इस पे एनर्जी नहीं होती. अगर इस पे एनर्जी नहीं होती तो मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग नहीं हो पाती. और अगर मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग नहीं हो पाती यानी कि ब्रिज टूट जाते. अगर ब्रिज टूट जाते तो ब्रिज के टूटने से क्या हो जाता? रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? MLCK इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कैलमोडुलिन, दैट इज कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स विल कन्वर्ट्स इनटू मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेटेड फॉर्म. दिस इन टर्न फॉस्फोराइलेट्स द मायोसिन लाइट चेन. उसके बाद मायोसिन लाइट चेन की फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में जो फॉस्फोरस है उसकी एनर्जी काम आती है किसमें? मायोसिन लाइट चेन और एक्टिन का कॉम्प्लेक्स बनाने में. और ये कॉम्प्लेक्स बाद में मायोसिन एक्टिन की बाइंडिंग की मदद से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल होता है. ये था मैकेनिज्म ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन. अब यहां पे आते हैं दोबारा से प्रोटीन काइनेज जी. प्रोटीन काइनेज जी के सबसे पहले हम 3 फंक्शन पढ़ लेते हैं ऊपर के. प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है? प्रोटीन काइनेज कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकता है, यानी कि जो हमारे मेम्ब्रेन पे कैल्शियम के चैनल्स थे और इन्फ्लक्स हो रहा था, उस कैल्शियम इन्फ्लक्स को रोक देता है. यानी कि इट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन कैल्शियम इन्फ्लक्स. दूसरा, इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पोटेशियम इफ्लक्स. जो पोटेशियम है वो इफ्लक्स होता है, यानी कि द मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपरपोलराइज्ड. जब ये हाइपरपोलराइज होता है तो हाइपरपोलराइज के होने से रिलैक्सेशन में मदद मिलती है. अगर मेम्ब्रेन डीपोलराइज है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा. अगर सेल हमारा क्या है? हाइपरपोलराइज, तो क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा. सबसे पहले प्रोटीन काइनेज जी ने क्या किया? प्रोटीन काइनेज जी ने नेगेटिवली रोका किसको? कैल्शियम के इन्फ्लक्स को. इसने पॉजिटिवली बढ़ावा दिया किसको? पोटेशियम के इफ्लक्स को. और दूसरा इसने क्या किया? जो स्मूथ मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उससे कैल्शियम के इफ्लक्स को रोक दिया. यानी कि हमारे पास सेल के अंदर कैल्शियम है ही नहीं. अगर हमारे पास सेल के अंदर कैल्शियम नहीं है तो क्या होगा? कैल्शियम और कैलमोडुलिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा. अगर कैल्शियम और कैलमोडुलिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज विल नॉट बी एक्टिवेटेड. अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेट नहीं होगा. अगर फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो एक्टिन और मायोसिन की ब्रिजिंग नहीं होगी. अगर ब्रिजिंग नहीं होगी तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन, जो कि यहां पर हो रहा है. दूसरा, प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, जो कि मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म को फॉस्फेटेज ब्रेक्स द फॉस्फेट बॉन्ड. मायोसिन लाइट चेन जो कि फॉस्फोराइलेटेड था उसके फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ करके उसे कन्वर्ट करता है दोबारा किसमें? मायोसिन लाइट चेन में. अब इस मायोसिन लाइट चेन के पास फॉस्फेट नहीं है, यानी कि एनर्जी नहीं है टू बाइंड विद एक्टिन. तो यही यहां पे होता है. मायोसिन लाइट चेन विच वॉज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू मायोसिन लाइट चेन, जिसके कारण बाइंडिंग नहीं हो पाती और जो ब्रिज होता है एक्टिन और मायोसिन का ब्रिज होता है वो टूट जाता है और स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है.